7 जून से गैरसैंण में आयोजित होगा बजट सत्र। वित्त विभाग ने बजट सत्र की तैयारियां की शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जल्द होगी आधिकारिक पुष्टि। चंपावत उपचुनाव में प्रचार मैदान में डटी सीएम की पत्नी गीता धामी प्रचार के दौरान हुई भावुक। गीता धामी की आंखों से छलके आंसू। गरीबों के आशियाने पर चला खट्टीमां में बुलडोजर। रोते बिलखते रहे पीड़ित, टूटते रहे मकान, नहीं पसीजा प्रशासन। और पिथौरागढ़ में दिखा विधायक के धरने का असर। अधिकारी ले रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का संज्ञान। लंबे समय से बदहाल था राष्ट्रीय राजमार्ग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देवभूमि से जिस तरह से जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहेंगे और दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, मुख्यमंत्री धामी जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, क्या जानकारी है दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे। उससे पहले जो पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के रहे अनिल रतूड़ी, उनकी किताब का आज विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में वो दिल्ली रवाना होंगे, जहां पर उनका आज जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। और उत्तराखंड के जो कई प्रवासी हैं उनसे आज उनके मुलाकात का एक कार्यक्रम है, जिसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन प्रवासियों में कई ऐसे लोग होंगे जो एनआरआईज हैं, कई अलग अलग वर्ग के लोग हैं, और कोशिश उनकी यही रहेगी कि इन लोगों की समस्याओं को जान सके। कुछ लोगों को यहां पर कहा जा सके कि उत्तराखंड में निवेश को लेकर भी ये बातचीत हो सकती है। जी, जो प्रवासी नागरिक हैं उनकी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि जब भी उन्हें दस्तावेज बनवाने होते हैं उसके लिए भी उनको परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, कई तरह की समस्याएं हैं। और जिस तरीके से कोविड काल का मैं जिक्र करूं तो कोविड काल में ऐसी कई समस्याएं थी जो देखने को मिली थी कि जब प्रवासी लोग उत्तराखंड आए थे, यहां पर सरकार द्वारा उनको कहा गया था कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। यहां पर रोजगार को लेकर भी उनको बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन धरातल परिस्थितियां कुछ और थी। यहां पर जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन होता है विभागों का, अगर किसी को व्यापार करना है तो उसे यहां पर लोन चाहिए, लेकिन उसको लोन इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके पास कागजात नहीं है। उसको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा जहां वो रह रहा है, तो उसको दोबारा फिर उत्तराखंड में वो कागजात नहीं मिल पाते। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से कई लोगों को जो पूर्ववर्ती सरकार का जो एक मिशन था, एक सपना था कि उनको यहां पर रोका जाए, पलायन को यहां पर रोका जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। और जाहिर तौर पर आज ऐसे सवालात हो सकते हैं मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री भी ऐसी बातों पर आज मंथन कर सकते हैं कि जो इस तरह की जो समस्याएं यहां पर आती है, अगर किसी को उत्तराखंड में निवेश करना है, किसी को उत्तराखंड में व्यापार करना है, या कोई फिर यहां पर वापस आना चाहता है, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या कुछ यहां पर जो सहूलियतें होंगी, क्या होंगी, तो ये वो तमाम चीजें जिनको लेकर आज मंथन हो सकता है। जी, जैसे मान लीजिए कोई उद्योगपति अगर प्रदेश में निवेश करना चाहता है तो सिंगल विंडो सिस्टम की बड़ी समस्या देखी जाती है, जिसके अलावा इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको लेकर भी जो परेशानियां होती है उद्योगपतियों को, उनको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, जहां तक सिंगल विंडो सिस्टम की बात है वो यहां पर भी लागू है उत्तराखंड में। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर जब कोऑर्डिनेशन का आता है, विभागों में आपसी सामंजस्य क्या आता है, तो उस विभागों के आपसी सामंजस्य में, या फिर यूं कहें कि जो आपसी खींचतान होती है, उससे कहीं ना कहीं जो इफेक्ट पड़ता है वो उस उद्योगपति पर पड़ता है जो उद्योगपति यहां पर आकर अपना निवेश करना चाहता है। और कुछ दिनों पहले की हम बात करें या पूर्ववर्ती सरकारों की मैं बात करूं तो हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां पर कई बार यहां पर कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित
अर्जित किए गए, कई यहाँ पर निवेशक यहाँ पर आए, लेकिन जब उनको सरकार द्वारा किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, सरकार द्वारा किसी तरह की कोई इमदाद या फिर मदद नहीं मिलती, तो मजबूरन उन लोगों को फिर यहाँ से चला जाना होता है। और ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कई फैक्ट्रीज हैं जिनको यहाँ पर जमीनें आवंटित की गई, जिनको प्रलोभन यहाँ पर दिए गए थे पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा। लेकिन अब की सरकार की मैं बात करूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यक्रम रख रहे हैं, आज संवाद भी वो करेंगे प्रवासियों से, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का फोकस बिल्कुल स्पष्ट है प्रदेश के विकास को लेकर कि प्रदेश के विकास में किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे मुख्यमंत्री को किसी से भी यहाँ पर बातचीत करनी पड़े, कितनी भी शिथिलता यहाँ पर दिखानी पड़े। और जाहिर सी बात है कि सरकार का एक फोकस और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लॉज हैं, जो बायलॉज हैं, उनको शिथिल करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में आ सके, उत्तराखंड में निवेश कर सके और राज्य तरक्की कर सके। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए कैलाश जी हमारे साथ। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहेंगे, प्रवासी नागरिकों से भी उनकी मुलाकात होगी, संवाद करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का द्वितीय सत्र जो कि आहूत होगा आगामी 7 जून से गैरसैंण में, ये विधानसभा का सत्र होगा और गैरसैंण में पहला बजट सत्र जो कि धामी सरकार का ये है। विभाग ने बजट सत्र की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसको लेकर राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए भी गैरसैंण में ही वोट डाले जा सकते हैं। कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, सरकार बजट सत्र की तैयारी कर रही है, इसके साथ ही और क्या क्या महत्वपूर्ण तैयारियां हैं, क्योंकि विधानसभा का द्वितीय सत्र शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 7 तारीख को गैरसैंण में ये सत्र आहूत होगा जो, और मैं आपको बता दूं कि बजट सत्र 4 से 5 दिन अमूमन चलता है और इसमें राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण पहले ही विधानसभा में हो चुका है। और 3 महीने के लिए जो बजट यहाँ पर जारी किया गया था, उसके अलावा जो बचे हुए महीने हैं उसके लिए ये बजट यहाँ पर जारी किया जाएगा। और हो सकता है कि सरकार पहले ही दिन यहाँ पर बजट पेश कर दे, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होना है। और पहले दिन के बाद जो अन्य दिन जो बचेंगे उसको लेकर विभागवार बजट यहां पर पारित हो सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसके साथ ही महत्वपूर्ण इसलिए भी ये सत्र है क्योंकि 10 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है। एकमात्र सीट उत्तराखंड में है जिसको लेकर चुनाव होना है। लेकिन अगर कोई भी उम्मीदवार, अगर बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव के लिए अड़ जाता है, तो जाहिर तौर पर यहां पर जितने भी विधायक बजट सत्र में मौजूद रहेंगे गैरसैंण में, उन तमाम लोगों को राजधानी देहरादून आना होगा, क्योंकि देहरादून विधानसभा में ही प्रस्तावित होता है राज्यसभा का चुनाव, जिसके लिए यहां पर चुनाव आयोग को भी ये नोटिस भेजा जा चुका है। तो देहरादून आना होगा अगर इस दौरान अगर कोई भी यहां पर चुनाव की अगर किसी तरह की कोई यहां पर कोई उम्मीदवार यहां पर अड़ता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बजट सत्र की बात करें, महत्वपूर्ण इस बजट सत्र को इसलिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि इस बजट को बनाने से पहले राज्य सरकार में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा 2 संवाद कार्यक्रम किए गए थे। एक कुमाऊं मंडल के नैनीताल में किया गया था, दूसरा गढ़वाल मंडल के राजधानी देहरादून में किया गया था, जिसमें अलग अलग वर्गों के तमाम उद्योगपतियों को इसमें निमंत्रण दिया गया था कि वो अपने सुझाव इस पे दें। उसके बाद ही बजट में इंप्लीमेंट उन तमाम अच्छे सुझावों को किया जाएगा। तो उन अच्छे सुझावों को इंप्लीमेंट इस बजट में किया गया है और उन्हीं के आधार पर बजट सरकार लाने जा रही है। बिल्कुल, जो आम लोगों से बजट सत्र में सुझाव मांगे गए, उद्योगपतियों को किस तरह से राहत रियायत दी जाएगी? देखिए, जहां तक सवाल राहत और रियायत का है, मैं आपको बता दूं कि अमूमन किसी भी उद्योगपति की सरकार से यही अपेक्षा रहती है कि टैक्स में उनको रियायत दी जाए, उनको छूट उनको अलग अलग प्रकार से दी जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका, अगर मैं बिजली के बिल की बात करूं, हजारों की तादाद में उनका बिजली का बिल आता है, लाखों की तादाद में बिजली का बिल आता है, उनको कई तरह के टैक्सेस से गुजरना पड़ता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अमूमन जो समस्या उद्योगपतियों के सामने आती हैं। तो उद्योगपतियों की यही अपेक्षा सरकार से है कि वो उद्योग अगर करते हैं तो जाहिर तौर पर उद्योग को उत्तराखंड में कर रहे हैं, यहां पर निवेश यहां पर करोड़ों अरबों रुपए का वो लोग करते हैं, तो उसका फायदा उन लोगों को भी मिले, सरकार को भी मिले, क्योंकि सरकार को फायदे के रूप में उद्योगपतियों द्वारा टैक्स दिया जाता है अलग अलग रूप में। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि उनकी यही अपेक्षा सरकार से है कि अगर वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो सरकार को भी टैक्स के रूप में उनको कई मदों में उनको रियायत देनी चाहिए, ताकि उनका बिजनेस भी अच्छे से चल सके और वो प्रॉपर तरीके से अपना टैक्स राज्य सरकार को देते रहे। बिल्कुल, आम जनता के साथ कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को भी इस बजट से काफी उम्मीद है। और राज्यसभा किसे भेजने की तैयारी है सरकार की तरफ से?
देखिए, अगर बीजेपी संगठन की बात करें तो बीजेपी संगठन ने 6 नाम केंद्र अपने केंद्रीय संगठन को भेजे हैं, हम्म। जिसमें 3 नाम यहां पर पुरुषों के हैं और 3 नाम महिलाओं के हैं, जिस हम्म। तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा ये कहा गया था। हम्म। और अब जो चुनाव होगा ये तो खैर पिटारे में ही ये बात बंद है। हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम सुर्खियों में चल रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है और अच्छी छवि उनकी है। हम्म। 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे, बिना बोले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था सत्र के दौरान। हम्म। उसके अलावा कैलाश गहतोड़ी की बात करूं, कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधानसभा चंपावत सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था, उनको भी इस चीज का फायदा मिल सकता है। तो 2 ऐसे प्रमुख नाम है जो तैर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब अंततः किसको यहां पर राज्यसभा भेजा जाता है, तो ये तो समय के गर्भ में छुपा है। बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बजट सत्र की तैयारियां हैं, राज्यसभा भी किसे भेजा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। चंपावत में 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव में मतदान होने हैं। उससे ठीक पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनावी प्रचार कर रहे हैं, इस बीच उनकी पत्नी गीता धामी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके में प्रचार किया है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया है कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और केंद्रीय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जबकि सभी बूथों के लिए वीवीपैट वाली ईवीएम की भी व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में करीब 40% बूथों पर मतदान की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसे राज्य और केंद्र में बैठे चुनाव आयोग के अधिकारी देख सकेंगे। आपात स्थिति के लिए भी अतिरिक्त ईवीएम भी रिजर्व में रखी जा रही है। मतदान में सभी लोग हिस्सा लें, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने बनबसा के अनुसूचित जनजाति बहुल बमनपुरी गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, चुनाव प्रचार किया है। और इसी खबर पर कैलाश बिष्ट प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनावी प्रचार में डटे हुए हैं और अब तो उनकी पत्नी की भी एंट्री हो गई है, काफी भावुक नजर आई हैं वो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री में समय कम है चुनाव में समय अपना देने का, उन पे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश के अन्य अन्य कार्यक्रमों में इस वक्त मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों से। और उनकी पत्नी की मैं बात करूं, इस वक्त उनकी पत्नी पूरी डटी हुई है इस वक्त चुनावी मैदान में। मुख्यमंत्री के लिए वोट वो लगातार मांग रही है और उस वक्त एक माहौल बड़ा ही भावुक हो गया था जब मुख्यमंत्री की पत्नी की आंखों से आंसू छलक गए थे। उनका सिर्फ यही कहना था प्रदेश की जनता से कि जिस तरीके से 6 महीने बीते अगर कार्यकाल की बात करें, उन्होंने उनके पति ने कार्य किया है, यानी पुष्कर सिंह धामी ने कार्य किया, उससे ज्यादा बढ़कर वो कार्य इस वक्त इस सरकार में कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस वक्त कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ यहां पर डिसीजंस ले रहे हैं। और 2 दिन पहले की बात करूं, जिस तरीके से लेट लतीफी को लेकर उन्होंने देहरादून के आरटीओ दफ्तर में छापा मारा था, उसके बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। हर कर्मचारी, हर अधिकारी समय से यहां पर ऑफिस पहुंच रहा है। उन्होंने यहां पर जो नौकरशाही है, नौकरशाही पर भी ढिलाई ना बढ़ते, नौकरशाही उसको भी यहां पर कसने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसका चलते यहां पर जो मुख्य सचिव हैं वो लगातार उनका फॉलो कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां तक सवाल उनकी पत्नी यहां पर पूरी फॉर्म में यहां पर नजर आ रही है, वो लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि जनता में ज्यादा से ज्यादा अंदर तक उनकी रीच यहां पर पहुंचे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, उन पे इतना समय नहीं होता। लेकिन सवाल जब एक पत्नी का होता है तो जाहिर तौर पर एक पत्नी का एक फर्ज और एक दायित्व भी होता है कि अपनी पत्नी के लिए वो चुनाव में प्रचार करे। तो वही उनकी पत्नी भी कर रही है और भावुक वो यहां पर जरूर नजर आई। और जिस क्षेत्र में उन्होंने यहां पर जो रैली की थी, जो जनता को संबोधित किया था, उन्होंने साफ तौर पर यही जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद भी जनता के बीच पहुंच रही है, जनता के द्वार पहुंच रही है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री भी जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। आगे भी मुख्यमंत्री जनता के दर पहुंचेंगे। जो सरकारी योजना है उनको फलीभूत किया जा रहा है, उनको फलीभूत करने के लिए पुरजोर कोशिश यहां पर सरकार द्वारा की जा रही है। घर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री इस वक्त प्रदेश में अपना फोकस करे हुए हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वो इस वक्त चुनाव पर बिल्कुल में तेजी के साथ साथ
कर रही हैं, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल, आम लोगों के बीच पहुंचना, उनकी समस्याएं सुनना, निराकरण करना, सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और इस तरह से सामाजिक सरोकार स्थापित करना, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश में राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जहां तक सवाल राज्य निर्वाचन आयोग का है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां पर चाहे पुलिस की बात करें, पुलिस को भी यहां पर अलर्ट कर दिया गया है और उसके अलावा जो सघन चेकिंग अभियान है वो यहां पर चलवाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की अगर बात की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी व्यवस्था यहां पर है, वीवीपैट की पूरी व्यवस्था है। जो अधिकारी जो इस वक्त चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, उन तमाम लोगों की ड्यूटियां यहां पर मुकर्रर कर दी गई हैं। जो ट्रेनिंग्स यहां पर पीरियड चलने थे, वो ट्रेनिंग पीरियड यहां पर समाप्त हो चुके हैं। बस अब इंतजार 31 तारीख का है कि 31 तारीख को किस तरीके से वोटिंग को सफल यहां पर करवाया जाता है समय से, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूर्ण होते हुए इस वक्त जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन के अधिकारी भी इन तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग भी उपचुनाव की तैयारी पूरी कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी, जो कि चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जनपद के 8 विकास खंडों में 2 आदर्श विद्यालय बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सभी विद्यालय में पेयजल, शौचालय की व्यवस्था हो, ये भी निर्देश दिए। विद्यालय में व्यवस्था अगर नहीं है तो वहां पर भी उचित व्यवस्था के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है, उन विद्यालयों में भी BADP योजना के तहत कार्य करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वन राज्यों के बच्चों के साथ ही अन्य बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसे भी देखा जाना चाहिए। जनपद में रिक्त पदों पर 5 जुलाई तक नियुक्तियां करवाने की बात भी उन्होंने कही है। तीन चीज़ों पे यहाँ पे मुख्य टास्क दिया है कि एक तो जुलाई से हम लोग NEP को लागू कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। हम किताबों से लेके, फर्नीचर से लेके, टीचर से लेके, बाउंड्री वॉल से लेके, वहाँ बच्चों का खेल का सामान हो गया, हर चीज़ जो है उपलब्ध कराई जाएगी और एक अच्छा वातावरण बच्चों को स्कूल में मिले, ये हम सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी साल से लागू करने जा रहा है। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महियर ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। एचोली में पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे डामरीकरण का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही गुणवत्ता की जांच की है। वहीं गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के लिए अधिकारियों को कहा गया। बताया जा रहा है कि ये डामरीकरण एज टू एज किया जाए और नालियों को भी सही तरह से बनाया जाए ताकि पानी की निकासी उचित हो सके। वहीं विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय से ये रोड बदहाल व्यवस्था में है और अब ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल और उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही बरती जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो चुका था और जनपद के प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। हमने जिससे कांग्रेस का नेतृत्व इस विधानसभा पिथौरागढ़ हुआ, हमने इसको बड़े इसका संज्ञान लिया और NH के अधिकारियों से हमने इसमें वार्ता की, उन पर दबाव बनाया कि काम को प्रारंभ करें। आज 2 महीने के अंदर इस रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है और उसका आज हमने औचक निरीक्षण किया। हमने वहाँ पर जाकर अधिकारियों की वार्ता करी, गुणवत्ता को चेक किया और ये उन्हें निर्देशित किया है कि एज टू एज रोड में हॉट मिक्स किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को धूल से परेशानी न हो और कोई कीचड़ उस मार्ग पर न होए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी रोड में एज टू एज डामरीकरण किया जाएगा और अतिशीघ्र इस 5 किलोमीटर के पैच को पूर्ण कर लिया जाएगा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में अब तक 4 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। सदस्यता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो 31 मई तक ब्लॉक और बूथ स्तर के सभी प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष समेत AICC के सदस्यों का भी चयन होगा। उन्होंने बताया कि जुलाई तक संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तीसरे चरण में प्रदेश अध्यक्ष
और राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह हमारी गतिमान है और पहले चरण के 31 मई तक हम जो है बूथ के अध्यक्ष और ब्लॉक के डेलीगेट और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव संपन्न करा। और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो लगभग हमारी सूचियाँ लगभग सब टाइप हो गई हैं, अंतिम चरण में हैं। और जो हमारे पास ब्यौरा आया है 4,43,735 सदस्य हमने बनाए हैं और हमारी सूचियाँ लगभग फाइनल हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत रह गया, काम जारी है, 1-2 दिन का काम बाकी है। दूसरे चरण में उसके बाद हम जिलों का गठन करेंगे, प्रदेश के सदस्यों का गठन करेंगे और EICC सदस्यों का गठन करेंगे। और तीसरे चरण में विधिवत प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन से हटा दिया गया, जिसके बाद वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी इस कदर है कि वे देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए। इस मौके पर उनके समर्थक भी साथ रहे हैं। बिष्ट को एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाकर मदन कोहली को अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूर्व मंत्री की नाराजगी इस कदर सामने आई कि अब उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने पर्यटन से जुड़े विभिन्न विभागों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। इससे पेयजल नगरपालिका मजदूर संघ के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई। साथ ही मुख्यतः पेयजल निर्माण निगम के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने पेयजल निगम अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि शीघ्र से शीघ्र तमाम जो कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाए। असल में समस्याएं तो हमारी काफ़ी हैं, निरखी भी हैं। मांग पत्र के माध्यम से काफ़ी आवास का सवाल है, रोजगार का सवाल है, कई सवालों पे दी। लेकिन आज प्रशासन ने एक नई बात और बताई है कि हम माल रोड से रिक्शाओं को कुछ कम करके माल रोड का भार जिसको कहते हैं ट्रैफिक, वो ख़त्म करने की बात आई है। तो हमने उसमें यही कहा है कि अगर हम कुछ रिक्शा का पुनर्वास हो तो तब तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ठोस नीति बने, प्रशासन कोई ठोस नीति बनाए रोजगार के लिए, तो रोजगार के सवाल पे कुछ रिक्शे बंद हो सकते हैं, कुछ को पुनर्वासित किया जा सकता है, कुछ को दुकान के माध्यम से। मतलब ये अभी हमने रखा है प्रस्ताव। अब सरकार उसमें क्या कहती है ये अभी। जो बैठक थी ये कंटिन्यूएशन में जो एक रूटीन में हमारी पिछले 2-3 महीने से लगातार जारी है। मसूरी में जो माल रोड का सौंदर्यीकरण है और मसूरी की जो अन्य सड़कें, पेयजल, विद्युत अन्य जो समस्याएं हैं, इनको समय समय पर शासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उसी के क्रम में जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं पिछली बैठकों के, उसमें जिन जिन विभागों को जो टाइम बाउंड काम दिया गया था उसकी हम समीक्षा कर रहे थे। आज भी हमने उसकी समीक्षा की है, जैसे PWD को क्या काम करना है। उसमें मोस्ट ऑफ द सड़कें अब रिपेयर कर ली गई हैं। फिर भी अभी कुछ सड़कें हैं जिनको लेकर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। देवाल विकासखंड के पंचायत सभागार में BDS की बैठक हुई। यहां पर पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने खास तौर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के मुद्दे उठाए। बैठक में PWD और जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं उनको आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख ने जमकर फटकार लगाई है। विधानसभा सत्र की तर्ज पर 15 दिन पहले ही अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को अपनी शिकायतें भेज दी थी, जिस पर बैठक में अधिकारी समाधान के लिए भी जवाब देते नजर आए। पूरे सदन की कार्यवाही ऑन कैमरा रिकॉर्ड की गई। समस्याओं पर देवाल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन ने अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। ये आज प्रथम BDC हुई और जो विधानसभा के तर्ज पर हुई और जिसमें समस्त डिपार्टमेंटों से जो भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है और उसकी समाधान के लिए
समस्त अधिकारियों ने, समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया है कि उसको हम समय पर पूर्ण करेंगे। यदि और वो समय पर पूर्ण नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे प्रधानों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के पूरे ग्राम सभा के यहाँ पर 46 ग्राम सभा के द्वारा जो यहाँ पर जो भी समस्याएं के लिए अधिकारियों को कही गई हैं, तो उसमें जो मूलभूत समस्या, चाहे आप बिजली विभाग से लो, फिर आप सड़कों से लो, तो जो भी अधिकारी हैं उन्होंने संतुष्ट करा है और आश्वासन दिया है कि हम अगली बैठक तक हम ये जो भी कार्य हैं उसके हम 80% कार्य को पूर्ण करेंगे। और हमें काफ़ी खुशी है कि अगर ऐसे तौर तरीके से अगर अधिकारी काम करे और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का एक सामंजस्य बने, तो मुझे लगता है कि देवाल विकासखंड की जो विकास धारा है वो बहुत आगे तक जाएगी। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।